अस्सलाम वालेकुम। दूसरा रुख के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, आज का शो हमारा 3 सेगमेंट्स पर मुहित होगा। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान में दाइश की मौजूदगी की असल हकीकत और पनामा केस में पीपल्स पार्टी के ताज़ा मौक़िफ़ की हमारे साथ मौजूद होंगे पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक वज़ीर दाखिला सेनेटर रहमान मलिक साहब। दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे हामिद खान की नाराज़गी के बाद अब तहरीक इंसाफ किसको अपना वकील मुकर्रर करेगी। बात करेंगे तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर साहब से। जबकि आखिरी सेगमेंट में हम बात करेंगे लाड़काना के कैडेट कॉलेज में तशद्दुद का निशाना बनने वाले मासूम बच्चे मोहम्मद अहमद हुसैन के वालिद से। सबसे पहले बढ़ेंगे आज की टॉप स्टोरी की जानिब। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक साहब। बहुत शुक्रिया मलिक साहब शो में ज्वाइन करने के लिए। मलिक साहब, जो है दाइश से मुतल्लिक़ आपने देखा, आप वो शख्स हैं जिन्होंने सबसे पहले दाइश की पाकिस्तान में मौजूदगी की निशानदेही की थी। गुज़िश्ता रोज़ मरी में CTD ने कार्रवाई करते हुए दाइश के एक कारकुन को हलाक किया, जबकि उनका जो इस्लामाबाद चैप्टर का अमीर था वो फरार होने में कामयाब हो गया। 2 रोज़ पहले लाहौर से दाइश के 8 कारकुन गिरफ्तार हुए जो कि अफगानिस्तान और शाम जाने की तैयारी कर रहे थे। तो क्या लग रहा है आपको, दाइश मजबूत हो रही है पाकिस्तान में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर साहब, अगर आप 27 नवंबर 2014 के मेरे उस बयान को ज़रा आप हाईलाइट कर दें पब्लिक को, जिसमें मैंने कहा था कि पाकिस्तान में दाइश मौजूद है और ये इसका असर रसूख बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और बाकायदा इराक़ से लोग आए थे जिन्होंने काफ़ी लोगों को यहाँ पे इकट्ठा किया और उनको उन्होंने बैत भी किया। मैं गुजरावाली मस्जिद थी एक गुजरावाला में, मैंने वो भी उसकी निशानदेही की। साउथ पंजाब में जो हुआ वो भी मैंने बताया। यहाँ के कलर सईदा का एक लोग थे, बच्चे थे जो कि नामों की निशानदेही भी की थी मलिक साहब, हमें अच्छी तरह याद है। ये एग्जैक्टली। और दूसरा ये भी मैंने कहा था कि यहाँ से दाइश रिक्रूट करके वो वाया कुर्दिस्तान लेके जा रहे हैं लड़ने के लिए सीरिया में और दूसरी जगहों पे। और मैंने एक और वाज़िया निशानदेही की थी कि दाइश जो है ये वेस्ट का बच्चा है, मेरा लफ्ज़ भी अगर आप याद कर लें। और उसी के 2 महीने के बाद टोनी ब्लेयर ने एडमिट किया कि ये वाकई दाइश उन्हीं की तरफ से बैकअप हुई थी। फिर हिलरी क्लिंटन का जो बयान आया, जिसकी वीडियो आई, सब ने देखी, और मैंने यही प्रेडिक्ट किया था कि अब इसके बाद हिलरी का जीतना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब इतनी चीज़ वाज़े आ जाए तो दुनिया को कुछ दिखाने के लिए, जिसे कहते हैं नहीं मुँह नहीं दिखा सकता बंदा एक ऐसी चीज़ों पे, तो वैसी चीज़ें हो गई थी। बट हैविंग सेड सो, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को जो चैलेंजेस इस वक्त हैं और आने वक्त में आ सकते हैं, और वो एक दाइश है, क्योंकि अलकायदा थोड़ा सा डाइल्यूट हो रहा है और दाइश मजबूत हो रही है। इसके अलावा आपने जो बात की कि यहाँ से लोग रिक्रूट होकर बाहर जा रहे हैं, तो वो थ्रेट क्या पाकिस्तान के लिए भी है या सिर्फ यहीं तक दाइश का नेटवर्क है कि यहाँ से लोग रिक्रूट होकर बाहर जाते हैं? मैं ये समझता हूँ, आपने तजर्बे की बिना पे और कुछ वाक़यात का जिन्हें मुझे इल्म है कि जो लोग जाते हैं वो ट्रेंड होते हैं। जब ट्रेंड होके वापस आते हैं तो फिर लश्कर जंगी जैसी शक्ल इख्तियार करते हैं। और अलकायदा के लोग जब ट्रेन होकर अफगानिस्तान से आए थे तो पाकिस्तान के लिए वबाले जान बने। तो मैं ये समझता हूँ कि कुर्दिस्तान में अगर गए, उनको तनख्वाहें मिली या ट्रेन हुए, तो उन्होंने जो कुछ किया वो पाकिस्तान में ही आके करना था, ये करते हैं। और उसके देखें 2 बड़े वाक़यात जो बलूचिस्तान में हुए उसे दाइश ने कबूल किया है। तो इतनी बड़ी वो उन्होंने एबिलिटी गेन की विद इन द पीरियड ऑफ टाइम। और जब मैंने कहा हुकूमत को और हुकूमत के कुछ सरकर्दा लोग, कहा नहीं मलिक साहब की बात गलत है, दाइश पाकिस्तान में सिरे से मौजूद ही नहीं। लेकिन आज आपने देखा कि दाइश मौजूद है, बल्कि बाकायदा वो अपना रंग दिखा रही है पाकिस्तान में। मलिक साहब, जो बलूचिस्तान के अपने वाक़े की बात की, तो वहाँ के जो तर्जमान काकर साहब, उन्होंने ये कहा था कि जो तंजीमें हैं वो दाइश का नाम यूज़ कर रही हैं गुमराह करने के लिए तहकीकात से। कह रहे दाइश थी नहीं। कुछ भी हो, अगर वॉल चॉकिंग होती है और वॉल चॉकिंग दाइश के नाम पे होती है, 2 मिनट फ़र्ज कर लें कि दाइश नहीं है, तो दाइश की वॉल चॉकिंग कराने वालों को तो पकड़ा जा सकता है ना। अगर ऐसी बात है तो ये मरी से जो बंदा एक अभी रिसेंटली पुलिस मुकाबले में मारा गया है, ये 8 बंदे रिसेंटली पकड़े गए हैं, इस्लामाबाद से बंदे पकड़े गए, तो आखिर फिर ये कौन है? अगर दाइश नहीं है तो क्या ये, सॉरी टू से, कोई CTD ने खुद कहा है दाइश ही है। बिल्कुल, CTD ने यही कहा है कि दाइश के ही लोग थे। बिल्कुल, मुझे ये सिर्फ समझ नहीं आती कि हुकूमत के कुछ कंपोनेंट कहते हैं दाइश है, कुछ कंपोनेंट कहते है नहीं है। तो आखिर कौम को वाज़ेह तौर पे बताना चाहिए, हर्ज कोई नहीं है, क्योंकि टेररिस्ट का कोई ना मजहब होता है, ना ठिकाना होता है, ना कोई मुल्क होता है। तो लिहाजा उनको वक्त पे स्ट्राइक करना बहुत जरूरी है।
मलिक साहब, अभी आप सेनेट की जो कायमा कमेटी बराए दाखिला है उसके आप चेयरमैन भी हैं, आप साबिक वजीर दाखिला भी रह चुके हैं। आपको लगता क्या है, हुकूमत जो है उसे मालूम ही नहीं या हुकूमत किसी मसलहत के तहत दाइश के वजूद से इनकारी है? देखें, ये मैं तो नहीं कह सकता, इसका तो जवाब हुकूमत ही दे सकती है, लेकिन क्योंकि कोई ऐसी चीज़, आपका तजुर्बा क्या कह रहा है? मैं यही कह रहा हूँ कि मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये भी होता है कि अगर वो ज़्यादा बात करेंगे तो कि हरासमेंट ना मुल्क में फैले, और उस हरासमेंट को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत शायद उसको डाउन प्ले कर रही हो सकता है उनकी कोई मसलहत हो कि उसको डाउन प्ले कर रहे हैं। लेकिन जैसे हम अलकायदा को डाउन प्ले करते रहे, हम लश्कर जंगवी को डाउन प्ले करते रहे, और बहुत सी और चीज़ें पाकिस्तान में होती रहीं, लेकिन आखिरकार उसके लिए जो तकलीफ़ हमें उठानी पड़ी या जिस लिहाज से इस वक्त हम सफ़र कर रहे हैं वो भी आपके सामने है। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि दाइश है। जी मलिक साहब, एक और जो आपने बात की, लश्कर जंगवी अल आलमी और जमात उल अहरार, इन दो तंजीमों को आज बैन किया गया है जो है नेक्टा की सिफारिश पर। और जमात उल अहरार वो तंजीम है जो कि 2 साल से पाकिस्तान में तबाही मचा रही है, 250 से ज्यादा पाकिस्तानियों को कत्ल कर चुकी है अब तक। तो इतना ताखीर से क्यों इस तरह के इकदाम उठाए जाते हैं? मैं यहाँ पे वाज़ह करना चाहता हूँ, लश्कर जंगवी को मैंने बैन किया था TTP के साथ ही। TTP और लश्कर जंगवी वॉज बैन्ड बाय आवर गवर्नमेंट, और उस वक्त फिर उन्होंने को दूसरे नामों से सामने आए थे, अगर आपको याद होगा। हरकतुल हरार के मतलब ये है कि कभी ये सामने आ जाती है और ये एक प्रॉक्सी है इनकी TTP की, तालिबान की, जालमान की, कि जब उन्होंने कोई काम दिखाना होता है तो दिखा के हरकत हरार का नाम लेते रहे थे। उस वक्त जब मैं इंटीरियर मिनिस्टर था, मैंने इसकी बड़ी थॉरो इन्वेस्टिगेशन की थी, तो ये पता चला था कि ये एक उसकी ब्रांच है जो वक्तन फ़ौक्तन सामने आती रहती है। एज सच ये कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि TTP का हिस्सा है। ठीक है मलिक साहब, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर आपसे बात पनामा केस से मुताल्लिक। वेलकम बैक। रहमान मलिक साहब, आज आपने बयान दिया पनामा केस से मुतालिक, आपने कहा यह केस आप बाहर मुंतकिल होता देख रहे हैं, तो उसकी जरा वजाहत कीजिएगा, कैसे आप इस केस को बाहर मुंतकिल होता देख रहे हैं? पेशतर मैं उस बात पे आऊँ, अगर आप मेरी वो भी क्लिपिंग्स दिखा दें वीडियो शॉर्ट से, जिससे मैंने ये कहा था कि पनामा लीक्स क्या है, एक अखबार की तहकीक है या एक इंफॉर्मेशन है वेबसाइट पे बेस्ड पे, और जब तक उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे किसी जगह, किसी इन्वेस्टिगेशन में या किसी कोर्ट में ये केस नहीं चल सकता। लिहाजा इसलिए मैंने कहा था कि पनामा लीक्स खुद ही सबूत है। जी नहीं, मैं नहीं कहता पनामा लीक्स खुद ही सबूत है, बिल्कुल गलत बात है। जब तक इसकी डॉक्यूमेंटेशन, इसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जिसकी बेस पे इन अखबारों ने ये चीज़ें पब्लिक की, उनका आना सामने बहुत ज़रूरी है। आपका पाकिस्तान का लॉबी किसी सूरत में फोटो कापीज पे केस चलने नहीं देता। लिहाजा मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि जब ये TORs कमेटी बनी थी, जिसका कोई हेड नहीं था, तो मैंने कहा था कि मुझे इसको ये किनारे जो कश्ती लगती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इसका कोई मला नहीं है, इसका कोई हेड नहीं है। तो आपने देखा कि वो फिजल आउट हुई। अब फिर मैंने कहा कि अवाम जमहूरियत के लिए और फिर वोट दे के पार्लियामेंट बनाती है, और ऐसे मामलात कानून के ज़रिए पार्लियामेंट जो है वो रिजॉल्व करती है, तो हमने पार्लियामेंट की तरफ तवज्जो नहीं दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ह है कि हमने, क्योंकि खुद विक्टिमाइजेशन देखी है, बुरी तरह से विक्टिमाइज हुए, तो हम चाहते हैं कि ऐसी चीज़ कानून के पैरामीटर में, यानी कि विद इन दी कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स हमें आगे चलना चाहिए। इसीलिए मैंने अर्ज किया कि कोई मुस्तकबिल नहीं देख रहे आप सुप्रीम कोर्ट में, जो है तहरीक इंसाफ के कोई फैसला नहीं देख रहे। मुस्तकबिल की प्रेडिक्शन देने से पहले मैं आपको ये अर्ज कर दूं कि कोशिश ये थी कि पार्लियामेंट की कमेटी के पास जाता या हम कानून बनाते। लेकिन मेरा सवाल इस वक्त आवाम से भी है, आपसे भी है और पूरे मीडिया से है कि हमारी हुकूमत रही, अब जब वो ख़त्म हुई, इससे पहले ख़त्म हुई, उस वक्त भी आपको पता है कि ये सारे कानून थे। जिस रियासत जरदारी साहब को 15 साल और यानी जिस अंदाज से उनकी ट्राई की गई, जिस मोहतरम, यही कानून थे। इसी किस्म के मिलते जुलते झूठे इल्ज़ामात थे। तो मैं ये कहूँगा कि क्यों मैं कहता हूँ कि ये डिले होता नज़र आ रहा है। देखें, इन्वेस्टिगेशन के भी कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ असूल हैं। वो असूल CRPC के तहत भी हैं, पाकिस्तान पेनल कोड के तहत भी हैं। अगर इसी केस मैं ख़त्म कर लूँ, अगर समझ सकता हूँ, मैं ये बात ख़त्म कर लूँ, बड़ा ज़रूरी है। तो उन कानून के तहत, उन लॉज के तहत अगर आगे प्रोसीड नहीं करेंगे तो फिर मसला होगा। अब अगर आप देखें कि जो पनामा लीक्स ने जो बातें अखबार में आई हैं, प्रॉपर्टी मुल्क से बाहर है,
और उसके जो ओन करने वाले लोग हैं वो बाहर हैं, और अब जो कतर से एक प्रिंस ने जो ओन किया वो भी बाहर हैं। तो जितने भी इसके कैरेक्टर्स हैं या इसके जितनी इसकी शाखें शामिल है इन्वेस्टिगेशन की, जिसे हम आप लफ्ज़ में एक एविडेंस ट्री बनाने के लिए आपको पाकिस्तान से नहीं बाहर की ज़रूरत है। तो जब बाहर की ज़रूरत होगी तो किसी ने कहा जी शहजादा साहब आएंगे, भाई वो जो प्रिंस हैं वो डिप्लोमेट, उनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है। किसी भी डिप्लोमेट को ना कोई इन्वेस्टिगेटर तलब कर सकता है, उनकी हुकूमत की मर्जी बगैर ना कोई कोर्ट कर सकता है। ठीक है मलिक साहब, एक पार्लियामेंट में अगर ये केस आता है पनामा का, वहां पे तहकीकात होती हैं, तो आपने भी 90 की दहाई में मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात की थी नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, तो क्या आप असिस्ट करने को तैयार हैं? देखिए जी, बात यह है कि जब कोई पूछेगा तो बात करेंगे। अब क्योंकि जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं वो वक्त गुजर गया, आज से कितने साल पहले ये इन्वेस्टिगेशन FIA ने की थी। तो बहरहाल जब कभी आएगा मफरूज़ों की जाने की बजाय जब कभी पार्लियामेंट को मौका मिलेगा तो पार्लियामेंट किसी सूरत में मुझे बुलाएंगी, तो फिर जो मेरा मौक़िफ़ होगा मैं बताऊंगा। बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि हर चीज़ कानून के पैरामीटर में, कानून के मुताबिक लॉ को सामने रखते हुए करना चाहिए, और हमें अखबारी जो एक सनसनीखेज चीज़ें पैदा करके जो हम हालात को गर्म करते हैं वो नहीं करना चाहिए। पार्कलैंड के जो अपार्टमेंट्स थे, आपने तहकीकात की थी, ये 90 की दहाई में पैसा मुंतकिल हुआ था, तो अब जो नया बयान आया, नहीं आप मुझे ये नहीं कह सकते, मैं उस वक्त 2006 में लिए गए हैं वो अपार्टमेंट। देखिए जी, मैं इसके मतलब इस चीज में समर साहब मैं नहीं आना चाहता। मैटर इज इन द सुप्रीम कोर्ट, इट्स सब जुडिस, और मैं इसमें कोई हाशियाराई नहीं करना चाहता। अगर आप मुझे 20 साल पहले की चीज़ें पूछेंगे तो मैं अपनी याददाश्त पे कह के किसी को मिसलीड नहीं करना चाहता हूं, और ना मैं इस पे ज़्यादा बात करना चाहता हूं, क्योंकि जब तक ये मैटर कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं होता। BBC पे आपका इंटरव्यू जो है वो रिकॉर्ड पर मौजूद है, जब आपने बताया था कि पैसा मैं अर्ज कर रहा हूं ना कि जब तक वो मुंतकिल हुए बाहर, जब तक समर साहब, एक मैं अर्ज कर दूं कि जब तक केस सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सुना जा रहा है, मैं उस वक्त तक इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है कि अगर मैं कोई ऐसी चीज करूं तो। थैंक यू। और अगर सुप्रीम कोर्ट बुलाती है आपको, फिर ये तो मफरूजों पे कायम है ना, जब देखा जाएगा, जब कोई बुलाएगा तो मफरूजों पे हमें नहीं जाना चाहिए। सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया मानवर शो में ज्वाइन करने के लिए। नाजरीन, यहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आकर बात करेंगे तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर साहब से कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हामिद खान के इनकार के बाद किसको पनामा केस में अपना वकील मुकर्रर करने जा रही है। बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अब कुछ बात हो जाए सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत पनामा केस की, जिसमें तहरीक इंसाफ के वकील हामिद खान ने केस लड़ने से माजरत कर ली है और तहरीक इंसाफ को एक नई कश्मकश में डाल दिया है। अब तहरीक इंसाफ की इस केस में नुमाइंदगी कौन करेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद उमर साहब। बहुत शुक्रिया असद उमर साहब हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। गुज़िश्ता जो समाअत थी, तहरीक इंसाफ के जो वकील थे हामिद खान साहब सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी ज़्यादा बेबस दिखाई दे रहे थे। वो बार बार वज़ीर आज़म साहब की एक तकरीर सुनाई दे रहे थे, जबकि जजेस उनसे शवाहिद मांग रहे थे। तो क्या अब ऐसा है कि तहरीक इंसाफ के तरकश में जितने तीर थे वो आपने चला दिए, अब मजीद सबूत नहीं है आपके पास? ये समर, आपने पता नहीं कौन सी सुप्रीम कोर्ट की जो है प्रोसीडिंग देखी थी। मैं भी वहाँ कमरे में मौजूद था। वहाँ पर ये नहीं वो कह रहे थे कि जजेस कि आपके पास सबूत नहीं है, बल्कि उन्होंने वाज़े अल्फाज में कहा, एग्जैक्ट अंग्रेजी के अल्फाज थे, यू हैव ए केस। जो सबसे ज़्यादा जज साहब कह रहे थे कि आप इसको छोड़ के मेन पॉइंट के ऊपर आए, उनके एग्जैक्ट अल्फाज थे यू हैव ए केस। तो वहाँ पर सिर्फ फ़र्क ये हो रहा था कि हामिद खान साहब जिस तरीके से पैरवी कर रहे थे, वो चाहते थे कि एक पूरा केस का अहाता किया जाए, एक मुकम्मल तरीके से उसका पस मंज़र बताया जाए और फिर उसके जो एग्जैक्ट शवाहिद हैं उनकी डिटेल में जाया जाए। एक या दो जजेस ऐसे थे जिनका इसरार ये था कि आप वो तमाम शवाहिद जो हैं उसके ऊपर जाने के बजाय जो मेन जो केस है, जो अपार्टमेंट्स हैं, जो मेफेयर के अपार्टमेंट है, उनके ऊपर आप जो है उनकी बात करें। वरना जजेस ने यह भी कहा कि अगर तजादात होंगे तो उसके नताइज भी होंगे। जजेस ने यह भी कहा कि तजाद तो नजर आते हैं, तो सबूत तो हैं, सबूत बहुत ठोस हैं, वो नजर आ रहे हैं, वो हमें भी नजर आ रहे हैं, जज साहिबान को भी ज़ाहिर नजर आ रहे होंगे। लेकिन किस तरीके से पैरवी करनी है केस की, वो एक बहस तलब मसला है। चूंकि जजेस ने यह भी रिमार्क्स दिए थे कि इस तरह से आप चलते रहे तो ये केस 2099 तक चला जाएगा।
जी बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ। एक जज साहब खास तौर पे उनकी ये इसरार था कि आप ये जो लंबी तमहीद कर रहे हैं, इसके बजाय सीधे आप आखिरी जो आपका केस है उसका जो मुद्दा है उसके ऊपर पहुँचें। और बिल्कुल वो ये कह रहे थे कि इसकी वजह से केस लंबा होगा। और एक ये पहले भी कमेंट किया गया था, अगर आपको याद हो, पहली या दूसरी हेयरिंग के अंदर भी ये कमेंट किया गया था कि हम इस केस को बहुत ज़्यादा फैलने नहीं देंगे। तो उन्होंने ये भी कहा कि दूसरे लोगों के बारे में जो आप चाहते हैं वो हम दूसरे लोगों की भी तहकीकात करने को तैयार होंगे, लेकिन पहले जो इस वक्त हुक्मरान वक्त है उनका एहतसाब किया जाएगा। और इसी तरीके से उन्होंने ये भी कहा कि हम मियां नवाज शरीफ की तमाम ज़िंदगी जो है उसको उसका जायज़ा लेने के लिए नहीं बैठे, हम ये जो मामला है इसके ऊपर फोकस करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में जो वो बात कर रहे थे वो जायज़ बात है, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ताज्जुब की बात नहीं है। तो असद उमर साहब, जो आपके हामिद खान साहब जो कि आपकी कानूनी टीम के जो हेड कर रहे थे, वो अब पीछे हट गए, उन्होंने कहा मैं नहीं हेड करूंगा। तो अब क्या मौजूदा आपकी लीगल टीम में से ही कोई बंदा सरबराह बनेगा लीगल टीम का, या फिर बाहर से किसी को लाया जाएगा? एक से ज़्यादा नाम जो है वो ज़ेर गौर हैं, उसके ऊपर मुशावरत जारी है। और इमरान खान साहब के साथ भी मुशावरत, हालांकि वो पाकिस्तान में नहीं है, उनके साथ भी मुशावरत का सिलसिला जारी है। जो बाकी सीनियर लीडरशिप है उनकी भी आपस में मुशावरत जारी है। इंशाअल्लाह ताला अगले 2 या 3 दिन के अंदर फैसला हो जाएगा। क्या एतजाज़ हसन साहब से रब्ता किया है तहरीक इंसाफ ने कोई? मैं किसी एक नाम के ऊपर कमेंट नहीं करूंगा। और ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों से रब्ता हो, इसलिए नहीं कि उनसे केस की पैरवी के बारे में बात की जा रही है, लेकिन केस से जुड़े हुए मामलात के बारे में कोई उनका ख्यालात जो हैं उनसे फ़ायदा उठाने के लिए भी रब्ता किया जाए। तो किसी एक नाम पे मैं अभी आपको नहीं कह सकता कि किससे रब्ता हुआ है या नहीं हुआ। नहीं, मैं स्पेसिफिकली एतजाज़ एहसन साहब की बात कर रही हूँ, क्योंकि उनका नाम बहुत ज़्यादा चल रहा था मीडिया में कि उनसे शायद आपने रब्ता किया, उन्होंने माजरत कर लिया केस लड़ने से, ऐसी कोई बात चल रही थी। मैं उस पर आपसे वजाहत मांग रहा हूँ। नहीं, अभी हमने किसी से केस लड़ने के लिए किसी से रिक्वेस्ट नहीं की है। राब्ते हमारे, जैसे मैंने कहा कि वो कई लोगों के साथ है। और ये मीडिया पे जो नाम चल रहे हैं, मीडिया पे कल किसी और का नाम चल रहा था और इसी शद्दोमत से चल रहा था, तो आप मीडिया की रिपोर्ट्स पे ना जाएं। नईम बुखारी साहब का नाम भी चल रहा है कि शायद वही अब लीड करें। जी, जैसे आपने कहा ना, जैसे मैं भी कह रहा था और आप भी कह रहे हैं, देखिए आप खुद ही, अब एक से ज़्यादा नाम हैं जो ज़ेरे गौर हैं। नईम बुखारी साहब पहले ही से लीगल टीम का हिस्सा हैं, वो तमाम केस भी जानते हैं, तो ज़ाहिर है उनकी इन्वॉल्वमेंट तो पहले से है और जारी रहेगी। लेकिन लीड काउंसिल कौन होंगे, इसका फैसला जो है अगले 2 या 3 दिन में कर दिया जाएगा। अच्छा, एक तासुर बड़ा आम है ये भी, जब हामिद खान साहब के इस्तीफा क्या उनकी इस केस से अलहदगी से पहले ही ये तासुर बड़ा आम हो गया था कि हामिद खान साहब के पास मजीद कोई सबूत नहीं है पेश करने के लिए, इसलिए वो खुद भी केस से अलग होना चाहते थे। ये मीडिया वालों ने एक एक्सक्यूज मिला और वो केस से अलग हो गए। मैं वही तो बोल रहा हूं ना कि ये पता नहीं कोई ऐसे इख्तलाफात थे, कोई ऐसे नहीं। मैं वही इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये पता नहीं कौन सी सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं जो मीडिया वाले जाकर देख रहे हैं। आप उन्हीं जज की जो कल या परसों जो भी दिन था उस दिन एतराज़ कर रहे थे कि आप इतनी लंबी क्यों कहानी कर रहे हैं, आप डायरेक्ट जो मेन केस पे क्यों नहीं आते, उन्हीं ने उससे पिछली पेशी के ऊपर ये भी कहा था कि ये आपको 3 वॉल्यूम देने की क्या ज़रूरत थी। और उन्होंने उस पर कुछ शवाहिद पे तनकीद की, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि वॉल्यूम 1 के अंदर आपके पास रेलेवेंट सबूत और शवाहिद मौजूद हैं, जो कि तो जजेस तो बार बार ये कह चुके हैं कि आपका केस है, अगर कोई उनको सबूत नजर आ रहा है तो ये कमेंट कर रहे हैं ना। केस जो है, केस को अब जो है तहरीक इंसाफ बज़ाहिर आर्टिकल 62-63 की जानिब लेके जा रही है। जो खान साहब ने भी उस दिन बात की कि नवाज शरीफ जो है वो उनके बयानात में तजाद आ रहा है, वो 62 और 63 के तहत वो नाअहल होते दिख रहे हैं। तो बज़ाहिर लग रहा है तहरीक इंसाफ जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग से केस को अब जो है वो लेके जा रही है 62-63 की जानिब, जबकि एतजाज़ हसन और दीगर माहिरीन ने भी ये कहा है कि अगर ऐसा किया तो ये सियासी खुदकुशी होगी तहरीक इंसाफ की। नहीं, हम सिर्फ वहाँ नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमारी जो ओरिजिनल पिटिशन है, अगर आप उस पिटिशन को पढ़ें तो उसके अंदर जो प्रेयर्स की गई हैं, जो रिलीफ मांगी गई है, उसमें से 62-63 भी उसका हिस्सा है। वो पहले भी हिस्सा थी, अब भी हिस्सा है। पहले भी वो सिर्फ केस 62-63 नहीं था, शेख रशीद साहब का जो केस है वो सिर्फ 62-63 है। हमारे केस में 62-63 भी शामिल है। आखिरकार पाकिस्तान के आइन का हिस्सा है, तो अगर उसकी खिलाफ वर्जी नजर आती है तो वो भी होगा केस का, लेकिन सिर्फ वो केस नहीं।
अच्छा, खान साहब ने यह कहा है कि इस केस में सबूत फराम करना हुकूमत का काम है, हमारा काम नहीं है। जो इल्ज़ाम लगाता है क्या उसको सबूत नहीं लेके आने चाहिए? खान साहब बारहा ये कहते रहे अपने जलसों में कि हमारे पास बहुत ज़्यादा सबूत मौजूद हैं, हम पेश करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। नवाज शरीफ बिल्कुल नायल होते दिख रहे हैं, तो अब वो सबूत कहाँ है? क्या तहरीक इंसाफ मजीद कोई सबूत लेके आ रही है या फिर जो पेश कर दिए वही सबूत? आप शायद मेरी बात सुन नहीं रहे। मैं इसीलिए तहरीक इंसाफ के दावे पे नहीं जा रहा। मैं तो आपको जो जज साहिबान ने बेंच पर बैठकर जो बात कही है, मैं वो आपके सामने रिपीट कर रहा था। एक से ज्यादा जज कह चुके हैं हाँ केस है, एक से ज्यादा जज कह चुके हैं कि रिलेवेंट सबूत है। वो बिल्कुल उन्होंने कुछ शवायद के ऊपर नुक्ताचीनी भी की है, पैरवी किस तरीके से कर रहे हैं उस पर एक दो जजेस ने उस पर भी नुक्ताचीनी की, लेकिन बुनियादी बात जो है अभी तक किसी एक जज ने यह नहीं कहा कि यहाँ केस नहीं है या यहाँ पे तो सबूत ही कोई मौजूद नहीं है। उनको कुछ नजर आया इसीलिए वो केस चला रहे हैं। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि ये सारे सबूत, हम तो पूरी वो वॉल्यूम 1 पूरी किताब, वॉल्यूम 2 वहां पे थे, कितने वो ठोस है नहीं है जजेस ने फैसला करना है। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि हमने कोई सबूत जमा कराए हैं, कोई हुकूमत को परेशानी नजर आ रही थी तो उन्होंने वो एक पेज का जो मज़ा का खेज, जिसको मैं लीरी कहता हूं, एक पेज का खत वहां पर प्रोड्यूस किया है कि अब वजीर आज़म पाकिस्तान का आखिरी दफा ये रह गया है कि एक कतरी शहजादा ये कहता है कि मैंने सुना है, मुझे जहां तक याद पड़ता है तो कोई परेशानी थी तो ऐसी ही ऑब्जर्वेशन इस पे कोई सुप्रीम कोर्ट की भी ऐसी ही ऑब्जर्वेशन थी सुप्रीम कोर्ट की भी, वो आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट आगे चल के इस केस में क्या देती है, इस केस की तहकीकात है। बहुत शुक्रिया अस्तुमर साहब हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे लाड़काना कैडेट कॉलेज के उस मासूम बच्चे की जिस पर मुबैना तशद्दुद किया गया, जिसके बाद वो बच्चा अपाज हो गया। बात करेंगे बच्चे के दादा गुलाम शबीर साहब से। वेलकम बैक। और अब बात हो जाए लाड़काना कैडेट कॉलेज के उस मासूम बच्चे की जो मुबैना तशद्दुद से अपाहज हो गया और तालीम में नंबर 1, खेल में नंबर 1, 6 बहनों के इकलौते और लाडले भाई मोहम्मद अहमद हुसैन की मेडिकल रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि उसकी गर्दन की हड्डी 5 जगह से जो फ्रैक्चर हुई है। और डॉन न्यूज़ की जानिब से मामला उठाए जाने के बाद सबसे पहले वज़ीर आला के मुशीर मुर्तज़ा वहाब साहब ने मामले का नोटिस लिया और बच्चे को इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी कराई। बाद वज़ीर आला सिंध ने भी मामले का नोटिस किया है, मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया है और बच्चे की मदद करने का दावा भी किया है। इस वक्त बच्चे के दादा गुलाम शबीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है कराची। बहुत शुक्रिया गुलाम शबीर साहब हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो बताइएगा कि सिंध हुकूमत ने दावा किया है कि वो बच्चे की मदद कर रहे हैं, अब तक क्या इमदाद मिली है बच्चे को मेडिकल की सूरत में? सर बच्चे की हम खुद ही कर रहे हैं, उनका इलाज हम खुद ही कर रहे हैं। वहाँ से अभी गवर्नमेंट कर रही है इसका। वज़ीर आला साहब ने भी कहा है, ये टीवी में तो हम सब हमदर्दियाँ कर रहे हैं, लेकिन आर्मी वाले बहुत हमारे ऊपर मेहरबान हैं और वो हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। वहाँ हमारे घर भी आ रहे हैं, इंक्वायरियाँ भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला जिसने भी किया है तो उसको ढूंढ निकालेंगे, ये उन्होंने वायदा किया है। तो आर्मी वाले बड़े कोऑपरेटिव हैं। जी सर। जी फौज की तरफ से कौन आया था आपके यहाँ तहकीकात के लिए? जी सर। मैं कह रहा हूँ फौज की तरफ से कोई आए थे एहलकार आपके पास तहकीकात के लिए, आप बता रहे हैं? सर फौज की तरफ से वो हैं, हमने जैसे एप्लीकेशन की हमें पता चला, पहले तो हम इसको बच्चे को लेके हमें था कि अपने डंडे लगे हुए थे पीठ में, बाजों में, हाथों पे, लेकिन हमने उसको ऐसा नहीं दी तवज्जो कि भाई बीमार है। हॉस्पिटल में आया तो उन्होंने कहा कि वायरल है। अब वायरल है तो हम खुद खामोश हो गए, डंडे वगैरह देखे, हमने कहा टीचर है मारता है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब जब इसको तकलीफ़ बढ़ती गई, सांस की, खांसी की, तो वहाँ से हम लेके फिर पहले एनएमसी में गए। वहाँ 1-1.5 महीना हॉस्पिटल में था, बेहोश था बच्चा। फिर वहाँ से थोड़ा रिलैक्स हुए, फिर वहाँ से निकले हम, फिर भी इसको खांसी की और इसकी तकलीफ़ हुई तो सर सैयद हॉस्पिटल में दाखिल किया। सर सैयद हॉस्पिटल में 1 हफ्ता रहे, लेकिन वहाँ से फिर फ़ायदा नहीं हुआ तो हम चले गए आगा खान में, कि आगा खान में देखे इसमें सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। आगा खान वालों ने टेस्ट की नहीं, उन्होंने ये गले में अभी तक लगी हुई है अपने सांस की, ये लगा दी कि सांस की तकलीफ़ है इसको। हमने कहा टेस्टें करते, आप देखते, पूछते कि क्या है तो फिर ये करते। उन्हें कुछ भी नहीं कहा, फिर बैद में करेंगे। भाई एक बात कर चुके हो तो फिर बैद में क्या करोगे? फिर तकलीफ़ जैसे इसकी सांस की बड़ी, इन्होंने तो कहा था, आगा खान वालों ने कहा आएंगे हम यहाँ से ऑपरेशन करेंगे, यहाँ से करेंगे, इसका गले का ये करेंगे, हड्डी निकाल के लगा देंगे, इसका रिंग बनाएंगे, सांस की तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी।
लेकिन फिर हमें दोस्तों ने तक उनसे मशवरा किया। हमारे लाड़काना में डॉक्टर साहब हैं जो बचपन से लेके फैमिली डॉक्टर है, मोहम्मद हसन नाम है। उसने कहा कि भाई डॉक्टर मोहम्मद उमर फारूक जो है उसको आप दिखाएं, बेहतर ये है कि वो बेहतर जानते हैं इसके, वो ENT का डॉक्टर है, उसी को दिखाएं। अब उसके पास हम लेके गए तो उन्होंने कहा कि भाई इसकी CT स्कैन करवाओ तो पता चले कि है क्या इसको तकलीफ। हमने जब CT स्कैन करवाई तो उसमें पता चला कि 5 जगह से ये हड्डियाँ टूटी हुई है यहाँ से। अब 5 जगह से टूटी हुई तो हम खुद परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि हम तब समझ में नहीं आता कि बच्चा अब ज़िद्दा कैसे, ये मौजूदा अल्लाह पाक की तरफ से कि इसको ज़िद्दा रखा है। अब उसके बाद हम ले गए इसको PNS शिफा में, ब्रिगेडियर साहब हैं वहाँ पे, उसको दिखाया, डॉक्टर है ENT के। तो उसको जब दिखाया तो उन्होंने भी कहा कि डॉक्टर ने जो तशखीस की है वो बिल्कुल 100% सही है। मैं भी कहता हूँ कि बच्चे को इसको गला दबा के इसको मारने की कोशिश की, हड्डियाँ टूटी हुई हैं। फिर वहाँ से हम ले गए इसमें आगा खान में। आगा खान को जब हमने रिपोर्टें दिखाई तो वो खुद हैरान हो गए, क्योंकि उन्होंने प्लान किया था कि हम इसकी हड्डी निकाल के लगा देंगे इसके 31 तारीख का। उनसे टाइम भी अब लेके आए कि 31 तारीख को ऑपरेशन करवाया, लेकिन 19 तारीख को जब हमें ये पता चला तो आगा खान वालों को जाके हमने दिखाया कि भाई ये तो कहते हैं कि ये यहाँ से हड्डियाँ टूटी हुई हैं, आप कैसे कहते। फिर वो खुद परेशान हुए, उन्होंने टेस्ट की, उन्होंने भी लिख के दिया कि ये सही कर रहे हैं डॉक्टर जो भी कहा है। और अल्लाह की मेहरबानी से अच्छा है कि पता चला, नहीं तो हम पता नहीं ये इसका ऑपरेशन करते तो हम बचा भी सकते कि नहीं सकते इसको। बच्चे की ये पोजीशन थी, बच्चा अभी तक इसी पोजीशन में। कभी घर पे जिक्र किया हो? जी सर। बच्चे ने कभी घर पे जिक्र किया ऐसा कोई? बच्चा बात नहीं कर सक रहा, अभी तक बच्चा बात नहीं कर सक रहा। पहले की बात, पहले उन्होंने कभी नहीं कहा ये कि हमें ये तकलीफ है, या बच्चे ने कभी ऐसी बात नहीं की। लेकिन पहले जब आखिरी मरतबा वेकेशन थी इनकी तो 6 तारीख को अगस्त के इनके बाप छोड़ के आए वहाँ पे। अब घर पे ये कहा इन्होंने, बाप को नहीं कहा, क्योंकि बाप से बहुत प्यार भी करता था, उसकी इज्जत भी करता था, कोई भी दिल का दुख उसको नहीं बताता था। लेकिन घर में उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा, मेजर मुझे मारेगा। भाई क्यों मारेगा मेजर? मेजर मुझे मारेगा, पता नहीं मुझे, मैंने काम सही नहीं किया, क्या किया। कहीं पे कोई इनको थीसिस लिखने के लिए दी तो उन्होंने कहा थीसिस में मैंने मेजर का नाम लिखना था तो उसकी जगह पे मैंने अपना नाम लिखा है, तो मेजर मुझे मारेगा। उन्होंने कहा बाबा इसमें गलती है, उसमें क्यों मारेगा इसमें। खैर बहरहाल इसको 6 तारीख को हम छोड़ के आए वहाँ पे, इनका बाप छोड़ के आया। 7 तारीख को फिर गया वहाँ पे, इतवार को मुलाकात करने देते हैं वालिदैन से। अब 7 तारीख को जाके मिला बेटे से, उनके साथ बैठे, अपने कैंटीन में खाना खाया, 3-4 घंटे वहाँ पे बैठे। ये इतवार का दिन था, 7 तारीख थी। फिर 8-9 तारीख छोड़ के 10 तारीख शाम को 7 बजे कॉलेज से फ़ोन आया कि आपका बच्चा बेहोश हो गया है, हम इसको लेके आ रहे हैं लाड़काना की तरफ, आप मेहरबानी करें इसको आप रिसीव करें। तो ये कॉलेज से लेके बाहर है, इनके वालिद चले गए, इनके 1-2 उनके बंदे थे उनको भी ले गए कि देखे ऐसी पोजीशन में लेके आए। अब जब वहाँ पहुँचे तो इसको रास्ते में मिले, एक वहाँ पे इनका अपने टीचर है, कोई हाउस मास्टर है, पता नहीं कोई प्रिंसिपल है, क्या है वो, प्रिंसिपल तो नहीं है, टीचर है कोई इनका, भट्टी साहब। तो गुलाम शबीर साहब आपने जो बताया। जी सर। जी अब अपनी बात जारी रखें। अब भट्टी साहब थे और दूसरे इनके टीचर डॉक्टर थे वहाँ पे, शेख साहब है वो थे, और दूसरा एक बैरियर था, कोई ड्राइवर था, ये वैन में लेके इसको आ रहे थे वहाँ पे लाड़काना की तरफ। ठीक। फिर इनके बाप ने देखा वहाँ पे, इनको बताया भाई बच्चा हमारे पास है, इसको ले जाए। उसको लिया, फिर ये ले आया लाड़काना। लाड़काना के डॉक्टरों के पास दिखाया, उन्होंने देखा ये, उन्होंने कहा कि अल्लाह करेगा फ़ायदा होगा, बेहतर होगा, हम देखेंगे। ENT वाले को दिखाया। अच्छा, ये जो अभी आपने बात की कि इलाज आप करवा रहे हैं, अभी आपने बात की कि इलाज आपने सारा करवाया, ये आप खुद करवा रहे हैं? सिंध हुकूमत की जानिब से आपको किसी किस्म की कोई इमदाद नहीं मिली, कोई रब्ता नहीं किया गया आपसे? नहीं सर, हमें कोई इतला इन्होंने नहीं दिया। हालांकि ये अगरचे ये होता तो पहले इन्होंने बताया नहीं। अब वहाँ से लेके हॉस्पिटल लाड़काना गए तो डॉक्टर लाड़काना वालों ने कहा कि भाई इसको देखते, सांस की तकलीफ थी इसको, और ऐसे उठ के चीख भी रहा था जैसे कोई खौफ हो उसको। तो उस हिसाब से मैं आज की बात कर रहा हूँ, गुलाम शबीर साहब, क्या आज या कल आपसे सिंध हुकूमत ने रब्ता किया, किसी नुमाइंदे ने, किसी शख्स ने आपकी मदद के लिए? सर ये हमारे पास कोई भी इन्होंने नहीं किया। जब हमने पता चला कि ये हड्डियाँ टूटी हुई हैं तो हमने एप्लीकेशंस भेजी, इनको फौजियों को भेजी, कॉलेज वालों को, SP को, चीफ मिनिस्टर सिंध को भेजी। अब सबको एप्लीकेशन दी। अब
वो सब फ़ोने कर रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं कि करेंगे, हम सब कुछ करेंगे, ये करेंगे, लेकिन ज़ाती तौर पे अभी तक कोई आया नहीं। लेकिन ये आर्मी वाले जो हैं हमारे, वो आ रहे हैं हमारे पास, घर पे भी आ रहे हैं, वहाँ से कांटेक्ट में भी है। पन्नो आकिल वाले इनके हेड वो है, चेयरमैन वो है, उन्होंने पहले सबसे पहले उन्होंने कांटेक्ट किया कि भाई आपकी एप्लीकेशन आई, हम इसको देखेंगे, इंक्वायरी करेंगे, जो भी इसको कसूरवार होगा हम उसको ढूंढ के बाहर निकालेंगे। लेकिन कॉलेज का हमें दुख सिर्फ ये है। गुलाम शबीर साहब, बहुत शुक्रिया गुलाम शबीर साहब हमें शो में जुड़ने के लिए। नाजरीन, आज के शो में इतना ही। हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @समर अब्बास। कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।